ब्रांस्टेड और लोरी दो वैज्ञानिक थे। डेनिश रसायनक जोहान्स ब्रांस्टेड थे तथा अंग्रेज रसायनक थॉमस एम लोरी थे। इन दोनों ने मिल करके अम्ल सार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना दी थी। इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं तथा सार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अर्थात ब्रांस्टेड और लोरी ने उन पदार्थों के बारे में बताया जो प्रोटॉन धनी या प्रोटॉन लेने वाले पदार्थ थे। यानी प्रोटॉन के लेने और देने के आधार पर उन्होंने अम्ल और सार की परिभाषा दी। ऐसे पदार्थ जिनके पास प्रोटॉन देने के लिए था वो प्रोटॉन दाता कहलाए और वो अम्ल कहलाए, और जिनके पास प्रोटॉन नहीं था, प्रोटॉन ले सकते थे, वह सार कहलाए। अम्ल सार की अभिक्रिया में संयुग्मी अम्ल और सारक संयुग्मी सारक युग्म बनते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण ले रहे हैं, Ha+B इससे बनता है A-+HB। यहाँ पर देखिए यह Ha के पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन आयन देने के लिए है, इसलिए यह अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और यह अपना प्रोटॉन दे करके इसके संयुग्मी सार A- में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर B, इसके पास हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन की कमी है, यह प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे सारक कहेंगे। यह प्रोटॉन ग्रहण करके अपने संयुग्मी अम्ल Hb+ में परिवर्तित हो जाता है। यह आपके सामने मैंने एक सामान्य अम्ल सार युग्म की लुईस ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना आपके सामने मैंने रखा। इसका एक विशेष एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जल के अंदर जब अमोनिया को प्रवाहित किया जाता है तो ऐसे में जल अम्ल कहलाएगा तथा सार अमोनिया कहलाएगा। क्योंकि अम्ल के पास हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन आयन लेने की क्षमता है तथा अमोनिया हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है। जल अपना हाइड्रोजन आयन दे करके यानी प्रोटॉन दे करके संयुग्मी सार OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर जल और OH आयन परस्पर संयुग्मी अम्ल सारक युग्म का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अमोनिया के पास अभी एक हाइड्रोजन और यह ग्रहण कर सकता है, तो यह हाइड्रोजन ग्रहण करके अपने संयुग्मी अम्ल में NH3 के अंदर परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सार ने हाइड्रोजन आयन ग्रहण किया है, इसलिए NH3 एक सार है और यहाँ पर NH4 एक इसका संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। इस प्रकार सार संयुग्मी अम्ल युग्म NH3NH4+ बनेगा। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जल की अभिक्रिया कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है और प्रोटॉन दे करके त्याग करके यह अपने संयुग्मी सार क्लोराइड आयन में परिवर्तित होता है, जो इसका संयुग्मी सार कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर संयुग्मी अम्ल सार युग्म बनेगा HCl इसी तरह से आगे चलते हैं। H2O ये जो सार कहलाएगा, यह प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ में परिवर्तित हो जाता है। अतः H2O का संयुग्मी अम्ल युग्म जो होगा वो होगा H3O+। ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना जो दी गई है उसमें केवल उन्हीं पदार्थों के अम्ल और सार की परिभाषा दी जा सकती है जिनके पास प्रोटॉन है या प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इसका दोष यह है कि वे पदार्थ जिनके पास जो अप्रोटिक है उनके अम्ल और सार की परिभाषा इसके आधार पर नहीं दी जा सकती। अगले वैज्ञानिक आए हमारे पास लुईस ने सन 1923 ईस्वी के अंदर अम्ल सार की परिभाषा के लिए एक अलग अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वह सार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, BF3+NH3 इससे बनता है F3BNH3। यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। BF3 में जो यहाँ पे बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5। इसके वायतन कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके BF3 का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म की B के पास कमी हो गई है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए।
अब यह NH3 जो जहाँ पर नाइट्रोजन अपने बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉनों का हाइड्रोजन के साथ साझा करके सहसंयोजक बंध बनाकर NH3 बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म अभी यहाँ पर शेष बचा हुआ है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 को यह दे देता है और NH3 से BF3 की तरफ एक उप सहसंयोजक बंध बनता है और BF3 NH3 का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है और इस प्रकार से ये लुईस अम्ल और क्षार मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं। लुईस के अनुसार जिन वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वे लुईस अम्ल कहलाते हैं। इनके मध्य ये उप सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले जो यौगिक होते हैं जैसे ऋण आयन और पूर्ण अष्टक वाले यौगिक वे सब के सब लुईस क्षार कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं तथा 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी यह त्याग सकते हैं, इसलिए यह एक लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। इसी तरह से क्लोराइड आयन, OH आयन ये सभी इलेक्ट्रॉन धनी तत्व हैं, यह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, इसलिए ये भी लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। NH3 के पास भी नाइट्रोजन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन युग्म शेष बचा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, यह भी लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। आगे और देखते हैं हम लुईस अम्ल। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी वाले जो यौगिक होते हैं वह लुईस अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि धन आयन, अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक जैसे BF3 के पास, बोरोन के पास अभी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है। इसी तरह से AlCl3 में जैसे ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इसके बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्लोरीन के साथ सहसंयोजक बंध बना करके जुड़ चुके हैं। अब इसके पास अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की भी कमी है, इसलिए यह एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। इस तरह से Mg+2, इसके पर +2 आवेश है, इलेक्ट्रॉन की इसे आवश्यकता है। सोडियम के पास भी +1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए यह भी एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। अब हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, क्योंकि मैंने आप लोगों को भौतिक गुणों के बारे में पहले बता दिया है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। पहले अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, जैसे अपन जिंक लेते हैं और जिंक यानी कि Zn लेकर के दानेदार जस्ता लेकर के और उसे परखनी में डाल करके यदि आप उस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो उसमें से गैस बुझाहट के साथ बाहर निकलती है, वो होता है हाइड्रोजन गैस। यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, यानी धातु क्या है यहाँ पर जिंक और H2SO4 क्या है अम्ल। ये अम्ल जब इस धातु से अभिक्रिया करता है यानी जिंक से अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसी प्रकार हम क्षार की अभिक्रिया धातुओं से देखें, जब क्षार धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो ये द्विधात्विक लवण बनाते हैं। क्यों? क्योंकि क्षार के अंदर स्वयं एक धातु उपस्थित होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपन उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम धातु है। इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम जिंक से करवाते हैं, जिंक भी एक धातु है और सोडियम भी एक धातु है, जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो साथ में ये द्विधात्विक लवण बनता है यहाँ पे सोडियम जिंकेट। देखिए यहाँ पे ये सोडियम भी धातु है और ये जिंक भी धातु है, 2 धातु है ना, इसे द्विधात्विक लवण कहा है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट और साथ में ये हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी क्षार भी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और द्विधात्विक लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो जानते हैं। देखिए अम्ल का धात्विक अम्ल वो धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है तो उसकी जुड़ी हुई प्रकृति को कहते हैं धात्विक ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं अपन, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड है ये, यहाँ पर CuO है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया ठीक उस प्रकार की अभिक्रिया होती है जैसे हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं और बनता है लवण और जल। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर
जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है, धात्विक ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, जब यह अम्ल से अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो बनाता है लवण और जल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है। अतः यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड इसकी प्रकृति है क्षारीय, यानी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम क्षार से करवाते हैं, ये अधात्विक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड है। और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसकी अभिक्रिया जब हम अधात्विक ऑक्साइड से करवाते हैं तो यहाँ पर भी लवण और जल बनता है। यह अभिक्रिया भी ठीक उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है, जिसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर अम्ल और धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया है, यानी अनुपस्थिति किसकी हुई, और अनुपस्थिति हुई अम्ल की, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे आते हैं और तीसरी अभिक्रिया अम्ल व क्षार की अभिक्रिया जब एक दूसरे से करवाई जाती है तो यह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और बनाते हैं लवण और जल, और इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है हमने, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, दोनों ही प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल है, और इससे बनने वाला ये लवण है सोडियम क्लोराइड, उदासीन लवण बनेगा और ये जल बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार दोनों ही अपने जलीय विलयन के अंदर विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी अम्ल और क्षार जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब अम्ल या क्षार का जलीय विलयन बनाया जाता है तब अम्ल और क्षार अपने जलीय विलयन के अंदर आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, आयन देते हैं, और ये आयन विद्युत के चालन में सहायक होते हैं। इसलिए अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं।